एवरीवन, सो ये हमारी रीड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग की क्लास है। और आज की क्लास में हम लोग 2017 के रीड एग्ज़ाम लेवल 2 का ये एग्ज़ाम था, उसकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी को सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्लासेस हैं वो हम 2025 में जो रीड का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग चला रहे हैं। सो चलिए अपने आज के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आप लोग एंड में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शिक्षा छात्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान हैं। सो ये बात कही थी फ्रोबेल ने, मोंटेसरी ने, मॉरिशस ने या बेलार्ड ने। तो ये बात कही थी फ्रोबेल ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज़ किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है। शाश्वत वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन या संवेद वाचन। तो जब हम किसी भी सामग्री को मन ही मन पढ़ते हैं, कोई भी आवाज़ नहीं निकालते हैं, तो वो कहलाता है मौन वाचन। ऑप्शन नंबर सी। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसके 4 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविताओं को समझने के लिए वैसे ही या उनकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उनका तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है। तो वो किस प्रकार की प्रणाली कही जाती है? सामान्य कविता प्रणाली, अर्थबोध कविता प्रणाली, समीक्षा प्रणाली या फिर तुलना प्रणाली। देखिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन कराया जा रहा है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुलना प्रणाली। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है रायबर्न को, हेनरी कोलवेल कुर्क को, मॉरिसन को या थॉमस एम रस को। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हेनरी कोलवेल कुर्क को खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय जाता है। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुगमा प्रणाली भी कहते हैं? ऑप्शन है अव्यकृति प्रणाली, सहयोग प्रणाली, पाठ्यपुस्तक प्रणाली, निगमन प्रणाली। तो पाठ्यपुस्तक प्रणाली को हम सुगमा प्रणाली भी कहते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है? यह कथन कौन सी विधि के अंतर्गत मतलब के संदर्भ में कहा गया है? गठन विधि, प्रत्यक्ष विधि, वेस्ट की विधि या परोक्ष विधि। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, परोक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार चित्रकार के लिए तुलिका और फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट या खड़िया के टुकड़े का महत्व है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगति है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ये जो उक्त कथन लिखा दिया हुआ है ये किसने कहा, ये पूछ रहे हैं। पंडित सीताराम चतुर्वेदी ने, MP मफात ने, AV वेस्ट ने या फिर रायबर्न ने। सो ये जो बात है वो कही थी पंडित सीताराम चतुर्वेदी ने। तो आप बस इतना याद कर लीजिएगा कि इनने किसकी बात की थी कि अध्यापक के लिए श्यामपट्ट और खड़िया के टुकड़े बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो चतुर्वेदी ये बात कर रहे हैं, श्यामराम चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? व्याख्या प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली या फिर व्यास प्रणाली। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, खंडान्वय प्रणाली। खंडान्वय प्रणाली को ही हम क्या कहते हैं? प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहते हैं। भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप हैं? तो भाषा की दृष्टि से रचना के 2 रूप हैं, गद्य और पद। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। उपयुक्त परिभाषा किसके अनुसार है? ये परिभाषा किसकी है जहाँ पे निदानात्मक परीक्षण की बात की जा रही है? बाइती की, शोनेल की, क्रोनबेक की या फिर SS राव की। तो ये है जो डेफिनेशन है वो शोनेल ने दी थी, ठीक है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व होना
शुरू होना चाहिए क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेखन शिक्षण के संदर्भ में यह मत किसका है? देखिए, इस ऐसा किसने कहा था कि बच्चे को पहले लिखना सिखा देना चाहिए, फिर उसको पढ़ना सिखाना चाहिए, क्योंकि जो लिखने का कार्य है वो पढ़ने के कार्य से अधिक सरल है। सो ऐसा कहा था मारिया मोंटेसरी ने। तो श्रीमती मोंटेसरी ने, इन्होंने अपनी एक पद्धति का भी निर्माण किया था, मोंटेसरी पद्धति, जो कि बच्चों के लिए अप्लाई थी। यहाँ पे बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों के थ्रू और एक्टिविटीज़ करके सीखते थे। किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को कहते हैं प्रतिमूर्ति, चित्र, वास्तविक पदार्थ या फिर ग्रामोफोन। तो इसे हम कहते हैं प्रतिमूर्ति। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसके ऑप्शन है छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन की ओर उन्मुख करना, छात्रों को दुर्गति से मौन वाचन का अभ्यास कराना, अभिनय में निपुणता प्रदान करना, भाषा एवं शैली के प्रचलित रूपों से परिचित कराना। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, उद्देश्य नहीं है, नहीं वाला पूछा है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अभिनय के में निपुणता कोई भी प्रदान नहीं करता। उपन्यास के थ्रू आप कोई अभिनय नहीं कर रही है, तो नाटक के थ्रू आपकी अभिनय में निपुणता उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है? प्रवचन विधि, निर्देशन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, भाषा संग्रह विधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, भाषा संसर्ग विधि। अब 76 से लेके 80 तक के जो क्वेश्चन है वो इस पद्यांश पे, यानी कि जो गद्यांश दे रखा है यहाँ पे, उस पे आधारित है। पहले इस गद्यांश को हमें रीड करना होगा, फिर हम इन क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। मानव के पास जगत को देखने परखने के दो नजरिए हैं, एक आशावादी, दूसरा निराशावादी। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि भी कहते हैं। जो आशावादी या सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं वे सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, तथा निराशावादी या नकारात्मक दृष्टि वाले दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं। वे भूल जाते हैं कि तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है एवं जीवन में विकृति उत्पन्न होती है। आशावादी तर्क नहीं करता, फलस्वरूप वह आंतरिक आनंद की प्रतीति करता है। वह मानता है कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं है, इसलिए जगत में सदा आशावाद ही अपना है। उसने ही महान व्यक्तियों का सर्जन किया है। निराशावाद या नकारात्मकता की नींव पर कभी किसी जीवन प्रसाद का निर्माण नहीं हुआ है। अब इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। जगत शब्द में लिंग है, तो इसमें कौन सा लिंग है? इसमें स्त्रीलिंग है। जगत से एक सेंटेंस बना के देख लीजिए, आप देखिएगा कि उसमें जो क्रिया का यूज़ होगा वो स्त्रीलिंग वाली क्रिया का यूज़ होगा। इट मीन्स ये कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृति में उपसर्ग है, तो विकृति सब पी प्लस कृति से मिलकर बना है, तो इसमें क्या उपसर्ग है? बी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। एक प्रत्यय है, प्रत्येक में, अनेक में, अर्जित में या फिर आत्मिक में। तो जो एक प्रत्यय है वो ऑप्शन नंबर डी में है, आत्म प्लस एक। आत्म प्लस एक से मिलकर बना है आत्मिक, तो इसमें क्या प्रत्यय है? एक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बे सर्वनाम है, अन्य पुरुष पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष पुरुषवाचक, निजवाचक या फिर संबंधवाचक। तो जो बे सर्वनाम है वो पुरुषवाचक है और पुरुषवाचक में से भी ये कौन सा है? अन्य पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में क्रिया शब्द है आपको आंतरिक, कर्ता या फिर जगत। तो जहाँ पे क्रिया क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कर्ता। अब हमारे 81 से लेके 85 तक के जो क्वेश्चन है वो इस पद्यांश पर आधारित है। तो पहले इस पद्यांश को रीड कर लेते हैं। युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, युद्धों की ही एक कहानी, शांति कहाँ है शांति, यहाँ तो नित निपुओं से लड़ता है, नित उलझना सम रागण में, सीना ताने अड़ना है, भोले भाले सीधे साधे नहीं यहाँ पर जीने पाते, जो लड़ते आगे बढ़ते वे ही जीवन गाना गाते, नहीं मिली यह शांत बैठने,
को हमको अनमोल जवानी, युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, युद्ध की ही एक कहानी। पद्यांश की भाषा है प्रसाद गुणयुक्त, श्रृंगारिकता युक्त, माधुर्य गुण युक्त या फिर ओज गुण युक्त। तो इसकी कैसी भाषा है? ओज गुण युक्त। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता के अनुसार इस युद्ध दुनिया में कौन नहीं जी पाते? तो अभी आपने देखा था कि भोले भाले लोग यहाँ पे जी नहीं पाते। कहाँ गई ये वाले? भोले भाले सीधे साधे नहीं यहाँ पर जी नहीं पाते। कैसे लोग नहीं जी पाते? भोले भाले और सीधे साधे लोग नहीं जी पाते। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही हमें मिल गया, भोले भाले बस सीधे साधे लोग। शांति कहाँ है में कवि का भाव है, क्रोध का, श्रृंगार का, विस्मय का, बीप्सा का। तो देखिए यहाँ पे विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा कवि का कौन सा भाव है? विस्मय का। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पद्यांश में समासिक चिन्ह युक्त चरण है, पहला व दूसरा, पाँचवा व छठा, सातवां व दसवां, 11वां व 12वां। उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 7वां व 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि विश्व को युद्धों की ही एक कहानी मानता है क्योंकि इसमें युद्ध सतत रूप से चल रहे हैं, व्यापार निरंतर बढ़ता जा रहा है, गांधी जैसे लोग दुनिया में दुर्लभ हैं, विचार संकीर्ण हो गए हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इससे युद्ध सतत रूप से चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है में विशेषण पदबंध है। तो यहाँ पे क्या विशेषता बता रहा है कि सारस की तरह लंबी गर्दन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सारस की तरह लंबी, जो कि किसकी विशेषता बता रहा है? गर्दन की। इस हाथ से देना उस हाथ से लेना लोकोक्ति का अर्थ है, मतलब कि एक हाथ से दे रहे हो और दूसरे हाथ से ले रहे हो तो तुम्हें तुरंत ही क्या मिल जा रहा है? फल मिल जा रहा है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुरंत फल पा जाना। मैं कलम से किताब लिखता हूँ। देखिए वो क्या कर रहा है? कलम से किताब लिख रहा है। वो से, देखिए से जो होता है वो दो प्रकार के कारक चिन्ह होते हैं, मतलब दो प्रकार के कारक का ये चिन्ह होता है। एक तो करण का भी चिन्ह होता है, साथ ही साथ आपादान का भी चिन्ह जो होता है वो से होता है। लेकिन करण में क्या होता है? जब हम किसी के साथ पकड़ के किसी चीज़ को कर रहे हैं, जैसे कि मैं कलम से किताब लिखता हूँ तो मुझे कलम पकड़ के रखना पड़ेगा, मैं उसे दूर तो फेंक के लिख नहीं सकता हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है? करण कारक होता है। लेकिन जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है, वहाँ पे से का उपयोग हो तो वहाँ पे आपादान कारक आएगा। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है, अब पेड़ से पत्ता गिर रहा है, अलग हो रहा होगा तो वहाँ पे कौन सा कारक आएगा? आपादान कारक आएगा। तो इसलिए आपको करण कारक में और आपादान कारक में कभी भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है। करण कारक में क्या होता है कि जब किसी चीज़ को संयोजित करने की बात की जा रही है, उसके माध्यम से कार्य करने की बात की जा रही है, और आपादान में क्या होगा? कोई चीज़ अलग हो रही होगी। राम घर पर गया में अव्यय है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, संबंध बोधक। बर्फ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली। वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर जटिल वाक्य। तो फिर ये कैसा वाक्य? ये एक सरल वाक्य है, क्योंकि यहाँ तो ना तो यहाँ पे की का उपयोग हुआ है, ना ही यहाँ पे और का उपयोग हुआ है, और केवल एक ही कार्य का होना दिखा रहा है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं, और बहुत अच्छे से रीड की प्रिपरेशन करिए आप सब लोग। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे। बाय।